क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो सीरियल 20 में मैं आपको बता चुका हूं कि डलहौजी जो है वो साम्राज्यवादी शासक था। तो मैं ये भी बता चुका हूं कि साम्राज्य विस्तार करने में उसने उचित अनुचित पर कोई विशेष विचार नहीं किया। ठीक है। और वीडियो सीरियल 20 में मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसने गोद निषेध का जो नियम था उसे भी समाप्त कर दिया और कई राज्यों का उसने अपहरण किया एक तरह से, है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि गोद निषेध एक ऐसा नियम है, एक ऐसी प्रथा है जिसमें जो भारतीय राजा जो संतानहीन होते थे वे ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के बिना भी उत्तराधिकारी बना लेते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने कुछ ऐसा नियम बनाया कि जो संतानहीन राजा होते थे उनको डलहौजी से, यानी यूं कहना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेना जरूरी हो गया। तो परमिशन का मिलना नहीं मिलना ये सारा कुछ डिपेंड करता था किस पर? डलहौजी के ऊपर, है ना। तो इस एक प्रकार से उस समय जो है अराजकता की स्थिति आ गई थी और जितने भी देसी राजे महाराजे थे उनके अंदर भय आ गया था कि उनका भी राज्य जो है वो ब्रिटिश सरकार अपहरण कर लेगी, है ना स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 8वीं कक्षा के इतिहास विषय का 21वां वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और ये वीडियो जो है चैप्टर क्रमांक 2 का है। और चैप्टर क्रमांक 2 के जिस पार्ट का मैं अध्ययन आपको करवा रहा हूं वो है डलहौजी काल में हड़प नीति के शिकार। डलहौजी काल में माने डलहौजी का जो पीरियड था 1848 से लेकर 1856 का जो समय, तो उसमें कौन कौन से जो राज्य हैं, कौन कौन से जो राज्य रजवाड़े हैं वो डलहौजी के शिकार बन गए। तो देखिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है विक्टिम्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विक्टिम्स किसको बोलते हैं? विक्टिम्स बोलते हैं जो किसी नीति का शिकार बन जाता है ना, पीड़ित होता है। जो विक्टिम्स बने पीड़ित, है ना। तो विक्टिम्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की चर्चा मैं आपको स्टूडेंट्स कर चुका हूं और यहां हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे वीडियो सीरियल 21 के माध्यम से कि कौन कौन से राजे रजवाड़े जो हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के शिकार बने और कैसे बने। ठीक है स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप वीडियो के माध्यम से पाठ्य वस्तु का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उस समय आपको ख्याल होना चाहिए कि आप अपने टेक्स्ट बुक पे भी फोकस करें। तो मैं हमेशा ये बात सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए। और जैसे अभी आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट है पेज नंबर 23 पे, तो पेज नंबर 23 को आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो को भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके समक्ष ये लॉर्ड डलहौजी की तस्वीर है ना, और इसमें देखिए लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। ये 8-9 साल तक ये भारत में रहा। और देखिए इनके साथ कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई है। भारत में पहली बार रेल का चलना, तार की व्यवस्था यानी टेलीग्राफ की व्यवस्था, जो आप डाकघर देख रहे हैं स्टूडेंट्स पूरे भारत में, वो डलहौजी काल में ही शुरू हुआ। और जो सबसे ज़्यादा इनकी नीति के साथ जुड़ा हुआ चीज़ था जो भारतीय शासकों के लिए अच्छा नहीं था वो था हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखिए लिखा हुआ है हड़प नीति साम्राज्य विस्तार। तो कई चीज़ें इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। इन बातों को भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि रेलगाड़ी का चलना, तार की व्यवस्था यानी टेलीग्राफ की व्यवस्था और डाकघर की व्यवस्था,
ये सारा कुछ लॉर्ड डलहौजी के काल में ही शुरू हुआ था भारत में। ठीक है स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए लॉर्ड डलहौजी के कार्य, तो कुछ लॉर्ड डलहौजी के कार्यों को भी समझ लेना है आपको। तो देखिए ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच, थाने एक स्थान है जो मुंबई से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी चली थी। तो स्टूडेंट्स लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में था और पहली रेलगाड़ी चली 1853 में। तो आप समझ सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के काल में ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली और फिर तो काफ़ी तेज़ी से उसका विस्तार भी हुआ। स्टूडेंट्स देखिए 1854 में कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि भारत की राजधानी अंग्रेजी काल में पहले तो कलकत्ता थी, ना कि दिल्ली, है ना। दिल्ली तो राजधानी स्टूडेंट्स 1912 में बना है ना, ब्रिटिश भारत की राजधानी, है ना। तो 1854 में कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ। ठीक है, फोन सेवा, है ना। और इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हर जिले में एक सरकारी स्कूल वुड डिस्पैच के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स हम आगे भी पढ़ेंगे वुड डिस्पैच के बारे में। तो वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार था। तो वुड डिस्पैच के माध्यम से प्रयास किया गया कि भारत के प्रत्येक जिले में एक सरकारी स्कूल खोला जाए। और जो स्टूडेंट्स हम लोग प्रत्येक जिले में जो जिला स्कूल देखते हैं ना, बस उसी समय से खुलना शुरू हुआ, है ना। कुछ तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही खुल गए और कुछ उसके बाद खुले, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय से ही ये खुलना शुरू हुआ है। और स्टूडेंट्स देखिए 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट के माध्यम से पूरे भारत में डाक प्रणाली, तो आज हम जो डाक प्रणाली देख रहे हैं एक समृद्ध डाक व्यवस्था देखते हैं भारत में, है ना। और एक विश्वसनीय व्यवस्था को हम देखते हैं, वो व्यवस्था कायम करने वाला लॉर्ड डलहौजी ही था। ठीक है स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए हड़प नीति के शिकार, विक्टिम्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहला देखिए सतारा का नाम आ गया। और लॉर्ड डलहौजी भारत कब आया? 1848 में। और सतारा का अधिग्रहण कब हुआ? 1848 में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सन 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य से काटकर सतारा को अलग राज्य बनाया था। स्टूडेंट्स मैं आपको मराठा साम्राज्य के बारे में भी बता चुका हूं और एंग्लो मराठा वार के बारे में भी बता चुका हूं। 3 युद्ध होते हैं अंग्रेजों और मराठों के बीच। तो जो तृतीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध के बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि मराठा साम्राज्य के कुछ हिस्से को काट कर एक अलग स्टेट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? अलग स्टेट। और उस स्टेट को नाम देते हैं सतारा। ठीक है। तो आगे क्या होता है, सन 1848 में यहाँ के शासक शाह जी की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता। ठीक है। तो हड़प नीति का पहला शिकार बनता है सतारा। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। 1848 ईस्वी में 1848 ही वो समय है जबकि लॉर्ड डलहौजी भारत आता है। तो 1848 में सतारा के राजा की मृत्यु हो जाती है और वो निसंतान होते हैं। निसंतान माने उनका कोई बाल बच्चा नहीं था। ठीक है। तो मृत्यु से पूर्व वहाँ के जो राजा थे उसने एक बालक को विधान, मतलब जो विधान है, जो नियम है, जो रीति है, उसके आधार पर एक बच्चे को गोद ले लिया था। लेकिन मुंबई में जो अंग्रेज रेजिडेंट था, है ना, उसने इसको स्वीकृति नहीं दी। तो डलहौजी ने क्या किया, अपने नियमानुसार, जो अपना नियम बनाया था डलहौजी, तो उस बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया और सतारा को अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से सतारा पहला शिकार बना लॉर्ड डलहौजी का, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, है ना, हड़प नीति का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सतारा की स्थिति को समझाने के लिए मैंने प्रयास किया है कि महाराष्ट्र और जो सीमावर्ती जो राज्य हैं
उनका एक नक्शा बना करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी स्क्रीन पे आपको महाराष्ट्र का नक्शा नजर आ रहा है ना। महाराष्ट्र के उत्तर में मध्य प्रदेश और गुजरात है ना। और पूरब में है छत्तीसगढ़ और कुछ तेलंगाना का हिस्सा भी है जो दक्षिण की ओर है ना। दक्षिण की ओर स्टूडेंट्स कर्नाटक भी है। और स्टूडेंट्स पश्चिम की ओर तो अरब सागर है, जिधर देखिए मुंबई लिखा हुआ है, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। दक्षिण में देखिए कोल्हापुर और बीच में देखिए सतारा। सतारा के उत्तर में देखिए पुणे, उसके उत्तर में थाने और सबसे ऊपर में तो नासिक लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो आज के स्टूडेंट्स हैं या जो आज की पीढ़ी है वो सतारा के बारे में क्या समझेंगे कि सतारा एक शहर है और उस शहर में एक राजा है और सतारा को उन्होंने जीत लिया। लेकिन ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स। सतारा का मतलब था पूरा का पूरा दक्षिणी महाराष्ट्र। सतारा में कोल्हापुर भी था, सतारा में सिंधुदुर्ग भी था, सतारा में रत्नागिरी भी था और सतारा में शिवाजी महाराज का जो राजधानी थी रायगढ़ वो भी थी। लेकिन उसको नाम दिया गया था सतारा स्टेट। बात समझ गए स्टूडेंट्स। तो इसी सतारा स्टेट को लॉर्ड डलहौजी ने अपना पहला शिकार बनाया था। ठीक है, आप इस नक्शे से जरूर समझ गए होंगे। और इसमें जो मैंने सीमांकन किया है वो वर्तमान सीमांकन है। उस समय स्टूडेंट छत्तीसगढ़ नहीं था, उस समय मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र नाम से राज्य नहीं था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में समझाने के लिए मुझे वर्तमान नक्शा तो बनाना ही पड़ता ना स्टूडेंट्स, है ना। तो उस समय का यदि हम लोग नक्शा बनाते तो आपको नहीं समझ में आता, इसीलिए वर्तमान नक्शे में मैंने सतारा को फिट करने का प्रयास किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पे संबलपुर राज्य। हम लोग झारखंड में रहते हैं और झारखंड का हमारा दक्षिणी पड़ोसी राज्य है संबलपुर। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि पश्चिमी उड़ीसा का एक बड़ा शहर है संबलपुर, है ना, जो हीराकुद क्षेत्र में है ना। तो संबलपुर राज्य को 1849 में, मतलब ठीक एक साल बाद, उसको भी हड़प नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश शासन में मिला लिया। तो स्टूडेंट्स इसको आप स्क्रीन पे देखिए। संबलपुर राज्य को हीराखंड साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हीराखंड साम्राज्य। यह राज्य पश्चिमी उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। स्टूडेंट्स यहां भी ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि संबलपुर राज्य का मतलब सिर्फ संबलपुर सिटी। नो, संबलपुर सिटी नहीं। संबलपुर उसका नाम जरूर था, लेकिन संबलपुर क्षेत्र का जो विकास था वो दक्षिणी उड़ीसा तक चला गया था, पश्चिमी उड़ीसा से लेकर, और उसमें छत्तीसगढ़ तक का जो क्षेत्र है वो भी उसमें शामिल था। ठीक है। अब देखिए, संबलपुर के राजा नारायण सिंह की मृत्यु निसंतान होती है। लीजिए, वहां के जो राजा है उनका नाम है नारायण सिंह और उनकी मृत्यु हो जाती है निसंतान। और स्टूडेंट्स मैं यहां ये भी बता दूं कि संबलपुर भी जो है वो डिपेंडेंट स्टेट था। क्या था? डिपेंडेंट स्टेट। डिपेंडेंट स्टेट का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 1849 में जब संबलपुर का अधिग्रहण किया गया तो इसके पहले ही सब्सिडियरी अलायंस के तहत, सहायक संधि के तहत जो है मराठों और अंग्रेजों में संधि हो गई थी, है ना। तो मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि जिसके जिसके साथ सहायक संधि हुई थी उसको लॉर्ड डलहौजी ने दूसरे दर्जे का जो है राज्य माना था। लॉर्ड डलहौजी ने 3 तरह से राज्यों का वर्गीकरण किया था। एक वर्गीकरण यह था कि जो बिल्कुल स्वतंत्र राज्य थे, तो बिल्कुल जो स्वतंत्र राज्य थे उस पर तो लॉर्ड डलहौजी ने कोई कानून नहीं बनाया था, है ना। और जिसके साथ सहायक संधि हुई थी उसके साथ यह कानून था कि वहां का राजा यदि निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो निसंतान मृत्यु के पहले ही उस राजा को पहले अपना दरख्वास्त देना होगा कि मैं दत्तक पुत्र रखना चाहता हूं, है ना, अपना वंश चलाने के लिए। तो परमिशन देना या नहीं देना तो वो गवर्नर जनरल के ऊपर डिपेंड करता था, है ना। और तीसरा एक संवर्ग बनाया हुआ था जैसे सतारा, है ना, जो कि अंग्रेजों का ही एक प्रकार से राज्य था और वहां तो दत्तक पुत्र रखना, है ना,
किसी बच्चे को गोद लेने के लिए एकदम पूर्ण मनाही थी। तो संबलपुर जो है स्टूडेंट्स वो दूसरे दर्जे का राज्य था, जहां की मतलब ये मराठों का राज्य था और मराठे और अंग्रेज में पहले ही संधि हो गई थी। और ये तो 1849 संधि के बहुत बाद की बात है, जबकि वहां के राजा नारायण सिंह की मृत्यु होती है। तो विधवा रानी कोशिश करती है वहां का राज्य को अपने हाथ में लेने के लिए, तो डलहौजी जो है उसको अस्वीकार कर देता है और 1849 ईस्वी में संबलपुर को और जैतपुर को अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस नक्शे को आप देखने का प्रयास करें। वर्तमान ओडिशा और छह ग माने छत्तीसगढ़, वर्तमान ओडिशा और छत्तीसगढ़ के नक्शे में संबलपुर स्टेट की स्थिति देखिए स्टूडेंट्स। उत्तर में झारखंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। झारखंड के नीचे देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों, और संबलपुर स्टेट का मतलब संबलपुर शहर नहीं, बल्कि उसका काफी लंबा चौड़ा विस्तार था, जो कि उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ तक इसका फैलाव था, है ना। तो 1849 में देखिए बाईं ओर 1849 में संबलपुर स्टेट को हड़प नीति का शिकार बनाया गया। कब बनाया गया? 1849 में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 23 पे भी फोकस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस नक्शे को देखिए। हड़प नीति का शिकार उदयपुर राज्य धर्मजयगढ़। स्टूडेंट्स, जब कभी भी उदयपुर हम लोग कहते हैं तो आप लोगों का ध्यान सीधे राजस्थान की ओर चला जाता है, लेकिन हड़प नीति का जो शिकार बनाया लॉर्ड डलहौजी ने जिस उदयपुर को, वो उदयपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है स्टूडेंट्स। तो झारखंड के देखिए पश्चिम की ओर जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उस छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जिले जिसमें रायगढ़ आएगा, सरगुजा आएगा, जसपुर आएगा, कोरिया आएगा, कोरबा आएगा, है ना। तो इसको उस जमाने में स्टूडेंट्स उदयपुर धर्मजयगढ़ बोला जाता था। क्या बोलते थे? उदयपुर धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ आप लोग, यदि आपके पास नक्शा उपलब्ध है तो नक्शा को खोलिए और वहां देखिए कि रायगढ़ कहाँ है, सरगुजा कहाँ है, जसपुर कहाँ है, कोरिया कहाँ है, कोरबा कहाँ है ना। तो उस समय उसका नाम था धर्मजयगढ़ उदयपुर, है ना। तो स्टूडेंट्स, इसी उदयपुर को, उदयपुर नहीं उदयपुर, है ना, इसी उदयपुर छत्तीसगढ़ को 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए, उपयोग नहीं दुरुपयोग करते हुए इसको अपने राज्य में मिला लिया, है ना। स्टूडेंट्स देखिए, आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है सरगुजा, रायगढ़, कोरिया, जसपुर, ये जिले हैं, है ना। ये छत्तीसगढ़ राज्य के जिले हैं। इसमें कुछ और नाम आएगा, जैसे कोरबा का भी नाम आएगा, है ना, जहां पे कि कोयले की बड़ी बड़ी खानें हैं आज के डेट में, है ना। अब देखिए, छात्रों की सुविधा के लिए मैंने यहां पे देखिए दर्ज किया हुआ है। छात्रों को यह ध्यान रखना होगा कि 1852 में हड़प नीति का शिकार जो उदयपुर है वो छत्तीसगढ़ में है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। भूलवश राजस्थान वाला उदयपुर को इस प्रसंग में शामिल नहीं करेंगे। तो एक्चुअल उदयपुर जैसे ही मुंह से निकलता है तो मतलब हमारे देश में सीधे सीधे लोग समझ जाते हैं उदयपुर राजस्थान में है। किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है कि वो उदयपुर छत्तीसगढ़ में था या है ना। उदयपुर नाम से कोई ना तो जिला है आज के डेट में छत्तीसगढ़ में, है ना, लेकिन धर्मजयगढ़ है, धर्मजयगढ़ है ना, लेकिन धर्मजयगढ़ नाम से जिला भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1852 में इसको अधिग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स, हम एक ऐसी कहानी को जानते हैं जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। रानी लक्ष्मीबाई का राज्य झांसी स्टेट, है ना स्टूडेंट्स। तो आप इस नक्शे को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आज जिसको हम उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, देखिए आज जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। ब्रिटिश इंडिया में उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। और इसी यूनाइटेड प्रोविंस के देखिए इधर दक्षिण में, है ना, जहां पे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मिलन है, वहां पे है झांसी। तो यहां भी स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना होगा। देखिए झांसी के उत्तर में ये ग्वालियर है, देखिए हमने लिखा हुआ यहाँ पे ग्वालियर,
आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आज ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, झांसी उत्तर प्रदेश में है ना। तो स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए, ये भारत का वर्तमान मानचित्र को में हमने दिखाने का प्रयास किया है झांसी स्टेट को। और ये जो झांसी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को स्टूडेंट्स अलग से भी एक नाम दिया जाता है, बुंदेलखंड। क्या नाम देते हैं? बुंदेलखंड। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है उसे जरूर पढ़ा होगा, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो उसी झांसी में क्या होता है कि 1853 में वहां के जो राजा हैं गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप नक्शे पे इस स्थान को देखने का जरूर प्रयास कीजिए और YouTube पे आप देखने का प्रयास कीजिए कि झांसी का महल कैसा था। जिस महल में रानी लक्ष्मीबाई रहती थी वो आज भी है। वहां का जो गणेश मंदिर है, जिस गणेश मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई यानी कि मन्नू और गंगाधर राव का विवाह हुआ था, कि शादी हुई थी, वो स्टूडेंट्स आज भी है वो मंदिर, है ना। तो ये सब हम लोगों को जानना चाहिए। ये ऐतिहासिक बातें हैं और हमारी सभ्यता से भी जुड़ी हुई है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसे हमें भूलना नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स बहुत प्राइम लोकेशन में झांसी है ना। और झांसी से कुछ ही दूर पर ग्वालियर है। हालांकि ग्वालियर के राजा ने यदि झांसी का साथ दिया होता तो झांसी के रानी की हार नहीं होती। तो स्टूडेंट्स खैर इसके बारे में आप जान लिए हैं, तो मैं बताने का प्रयास करता हूं कि झांसी को कैसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लाया, है ना। स्टूडेंट्स देखिए, झांसी 1853, बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम है ना। 1853 में झांसी के राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया माने मृत्यु हो गई। देहांत से पूर्व राजा ने दामोदर राव नामक बालक को गोद लिया था। स्टूडेंट्स मैं यहां ये बता दूं कि झांसी भी जो है वो डिपेंडेंट स्टेट था, है ना। आप बोलिएगा डिपेंडेंट स्टेट कैसे था? तो असल में जो गंगाधर राव हैं, है ना, वो भी एक तरह से पेशवा ही थे, है ना। वो भी मराठा साम्राज्य के ही एक पार्ट थे। तो चूंकि मराठाओं से संधि बहुत पहले हो गई थी, इसलिए अंग्रेजों के दिमाग में यह था कि झांसी जो है हमारा डिपेंडेंट स्टेट है, झांसी स्वतंत्र नहीं है ना, ये दूसरे दर्जे का राज्य है। तो वहां के राजा जब दामोदर राव की मृत्यु हो गई, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु से पूर्व ही दामोदर राव नाम का जो बालक है उसको गोद लिया गया था। और इसके लिए परमिशन के लिए अर्जी भी लगा दी, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स 20 फरवरी 1854 को डलहौजी ने यह निर्णय बदल दिया। ठीक है, इसको बदल दिया गया। स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग नागपुर की बात करते हैं। अब फिर आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि नागपुर माने नागपुर सिटी। वही नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, बिल्कुल मध्य भारत में है। आप नक्शे में देखिएगा तो हावड़ा बॉम्बे जो मेन लाइन है, जो रेलगाड़ी चलती है कलकत्ता से मुंबई के लिए, एकदम बीचों बीच आपको नागपुर नजर आएगा। और एक बहुत बड़ा शहर है नागपुर, मध्य भारत का। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन नागपुर का मतलब सिर्फ नागपुर सिटी नहीं होता है। नागपुर जो स्टेट था उस समय का, उसका मतलब महाराष्ट्र का बहुत सारा पार्ट उसके अंतर्गत था, है ना। उसमें अकोला, अमरावती, बुल्डाना ये सब था, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से थे, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से थे, ये समस्त मिलकर के नागपुर स्टेट कहलाते थे। तो नागपुर स्टेट जो है वो भी स्टूडेंट्स जो है वहां पे भी यदि आप समझिएगा तो मराठाओं के साथ चूंकि पहले संधि हो गई थी, इसलिए ये दूसरे दर्जे का राज्य था। ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, ये डिपेंडेंट स्टेट था, है ना। तो नागपुर स्टेट के राजा राघोजी भोसले बिना किसी संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु के बाद उन्होंने यशवंत राव को गोद लिया। मृत्यु के पूर्व उन्होंने यशवंत राव को गोद लिया।
लेकिन डलहौजी ने इसे अस्वीकृत कर नागपुर का ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो मैंने आपको बताया उसके अनुकूल आपको यह समझना होगा कि लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी वो हड़प नीति थी और उसका प्रयास ये था कि वो कम से कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्र में ब्रिटिश राज को कायम कर दे। स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा पक्ष भी जान लीजिए कि हम लोग इतिहास का अध्ययन अपने देश के पक्ष से कर रहे हैं और लॉर्ड डलहौजी को हम लोग एक ऐसा शासक मान रहे हैं जो कि साम्राज्यवादी था। लेकिन ब्रिटिश दृष्टिकोण ये है कि वो एक बहुत अच्छा शासक था और बहुत कम समय में उसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत कुछ किया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 21वां वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 2 से जुड़ा हुआ यह वीडियो था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि मेरा जो वीडियो सीरियल नंबर 1 से 9 तक है वो चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ है और वीडियो क्रमांक 10 से लेकर अब तक ये जो 21वां वीडियो है ये सभी चैप्टर 2 से संबंधित हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई से जुड़ाव रखिए, इतिहास को गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए और टेक्स्ट बुक से अवश्य जुड़े रहिए। और इतना कुछ सुनने समझने के बाद प्रश्नोत्तर हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको प्रश्नोत्तर भी हल करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाने हैं। वैसे नेक्स्ट मैं प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।